नमस्कार। किसान आंदोलन हम जानते हैं कि उसकी शुरुआत न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हुई थी। इसी बारे में बात करते हैं, आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना ज़रूरी क्यों है? किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर क्यों आंदोलनरत हैं? ये हम जानते हैं कि केंद्र सरकार किसान की जो उपज खरीदती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा से ही आता है और पिछले 5 साल का यदि हम डेटा देखें तो सरकार द्वारा चाहे गेहूँ हो या चावल, उसकी सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा से ही हुई है। इस पर भारत सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। बहुत ज़्यादा रुपए खर्च किया जाता है, जो गेहूँ और चावल खरीदा जाता है पंजाब और हरियाणा से। दूसरे राज्यों से भी खरीदा जाता है, ऐसा नहीं है कि मात्र पंजाब और हरियाणा से ही खरीदा जाता है। और इस पर भारत सरकार जो रुपए खर्च करती है, इसे दुनिया के सबसे महंगे सरकारी खाद्य खरीद कार्यक्रमों में से एक माना गया है। तो खेती की लागत की गणना करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जो संचालित कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी है, उसका एक बेंचमार्क सेट करने के लिए 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सीएसीपी करता है। सीएसीपी हालांकि हर साल अधिकांश फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है, मगर राज्यों द्वारा जो संचालित अनाज खरीद की एजेंसियां और भारत खाद्य निगम एफसीआई है, उसके भंडारण और धनराशि की कमी के कारण उन कीमतों पर केवल चावल और गेहूं की ही खरीद होती है। मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ही खरीद हो पाती है एमएसपी पर। और ज़्यादा राज्य नहीं होते जिनमें से खरीद होती है। जैसे आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा मुख्य राज्य हैं जहाँ से खरीदा जाता है। लगभग जितना गवर्नमेंट खरीदती है उसका 85% इन दो राज्यों से खरीदा जाता है और बाकी दूसरे राज्यों से। एमएसपी पर किसानों से जो चावल और गेहूं खरीदने के बाद एफसीआई गरीबों को रियायती मूल्यों पर राशन बेच पाता है और सरकार एफसीआई के नुकसान की भरपाई करता है। और एफसीआई से मिलने वाली कीमत की गारंटी किसानों को बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी करती है। ये हम जानते हैं क्योंकि एफसीआई खरीद लेता है और इसीलिए जो किसान है वो गेहूं और चावल को उगाने में देरी नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें एमएसपी पर बिकने के लिए एक मिनिमम जो कीमत है, न्यूनतम जो कीमत है वो मिलने की उसको गारंटी होती है और वो उत्पादन करता है गेहूं और चावल को। लेकिन यह अधिक उत्पादन एफसीआई पर किसानों से अतिरिक्त आपूर्ति खरीदने के लिए दबाव भी डालता है। क्यों? क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप कारण क्या होता है कि जो राज्य के गोदामों में अक्सर अनाज की बहुतायत होती है, बहुत अनाज पहले से ही होता है और उस पर एफसीआई पर प्रेशर होता है कि किसानों का सरकार पर और सरकार का एफसीआई पर कि और भी अनाज खरीदा जाए। साथ ही उस पर सब्सिडी का जो बिल बनता है, वो अक्सर बजट घाटे को बढ़ाता है। तो चावल और गेहूं का विशाल भंडार होने के बावजूद भी एफसीआई के लिए इनका निर्यात करना एक बड़ी चुनौती रहा है। यह पिछले सालों का यदि हम डेटा देखें तो हमें यह आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में भंडारण की लागत, जो स्टोर है उसकी जो कॉस्ट है, और हर साल बढ़ने वाली एमएसपी एफसीआई के लिए गेहूं और चावल की कीमतों और अधिक महंगा बना रही है उसको, जिससे विदेशी बिक्री फायदे का सौदा नहीं रह गई है। उसको यदि हम निर्यात भी करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। यह भी एक बात है जो समझने लायक है। कभी कभार भारत सरकार राजनयिक सौदों के माध्यम से दूसरे राज्यों को चावल और गेहूं की थोड़ी मात्रा भेजती रहती है, फिर भी एफसीआई के गोदाम भरे रहते हैं और एफसीआई मॉडल से किसानों को कीमत की जो गारंटी मिलती है उससे सबसे ज़्यादा फायदा दो राज्यों को होता है और वो हैं पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको इसका फायदा होता है, जबकि बिहार और अन्य राज्यों के छोटे किसानों को इसका कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता है। तो पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रमण क्यों हो रहा है, अभी तक हमारी बात ये समझ में आ गई होगी। इसी को हम समझना चाहें तो पंजाब में होने वाला जो 85% गेहूं चावल और हरियाणा का करीब 75% गेहूं चावल
एमएसपी पर खरीदे जाते हैं। इसी वजह से इन राज्यों को के जो किसान हैं उनको यह डर है कि एमएसपी की यदि व्यवस्था खराब हुई तो उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी, और यह सच भी है। यदि एमएसपी पर इन दोनों राज्यों के किसानों की उपज को नहीं खरीदा जाएगा तो इनकी स्थिति जो अब अभी दूसरे राज्यों से बेहतर है वो बिगड़नी तय है। तो इन राज्यों के किसानों को यह डर है कि बिना एमएसपी के उनकी फसल का मार्केट प्राइस गिरेगा और इससे उनको बहुत नुकसान होगा। इन्हीं राज्यों में एपीएमसी सिस्टम का सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, जो एपीएमसी सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है उस पर, और इन्हीं राज्यों में ये मंडियां सबसे ज़्यादा विकसित हैं। लगभग 6000 से ज़्यादा देश में हमारे एपीएमसी मंडियां हैं, और उनमें से लगभग 33% पंजाब में हैं, और हरियाणा में भी एपीएमसी मंडियों का अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। तो इनका बढ़िया नेटवर्क इन दोनों राज्यों में बना हुआ है। यह एक व्यवस्थित सिस्टम है पंजाब और हरियाणा में मंडियों का, जिसके जरिए किसान अपनी फसल बेच पाते हैं। लेकिन किसानों को डर यह है कि नए कानूनों का असर इन मंडियों पर पड़ेगा। हर साल पंजाब और हरियाणा के किसान अच्छी तरह से विकसित मंडी व्यवस्था के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर एफसीआई को अपनी पूरी उपज बेच पाते हैं। लगभग जितनी बेचना चाहते हैं, पूरी तो नहीं बेच पाते हैं, इस पर भी कुछ कैपिंग लगी होती है कि कितने हेक्टेयर का किसान है उससे कितनी ली जाएगी, पूरी उपज नहीं ली जाती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक किसान अपनी उपज को बेच पाते हैं, जबकि अन्य राज्य बिहार और जो दूसरे राज्य हैं उनके किसान ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ इस तरह की विकसित मंडी व्यवस्था नहीं है। तो इस एक सवाल यह भी आ सकता है कि क्यों न गवर्नमेंट इस तरह की मंडियां विकसित करे पूरे देश में, और उसके जरिए जो दूसरे किसान हैं, दूसरे राज्यों के किसान हैं, उनसे भी यह जो फसल है किसानों की वो एमएसपी पर खरीदी जाए। इससे किसानों को फायदा हो सकता है। यदि वास्तव में यह चाहती है केंद्र सरकार कि किसानों की आमदनी बढ़े तो उसका एक रास्ता यह भी हो सकता है। इसके अलावा बिहार के गरीब किसान के विपरीत जो पंजाब और हरियाणा के जो समृद्ध और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली किसान समुदाय है, वो यह सुनिश्चित करता है कि एफसीआई उनके राज्यों से ही चावल और गेहूं की सबसे बड़ी मात्रा में खरीद जारी रखे। यह सच है कि इन दोनों राज्यों का जो किसान है वो समृद्ध भी है, राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है। इसीलिए एमएसपी पर एफसीआई पर यह प्रेशर होता है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इन दोनों राज्यों में गेहूं और चावल की खरीद जारी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। एक और जहां पंजाब और हरियाणा एफसीआई को अपना लगभग पूरा उत्पादन चावल और गेहूं का बेच पाते हैं, वहीं बिहार में सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद 2% से भी कम है। तो इसी वजह से बिहार के अधिकांश किसानों को मजबूरन अपना उत्पादन 20 से 30% तक की छूट पर बेचना पड़ता है। तो यही जो अब जो गवर्नमेंट कानून लेकर आई है एपीएमसी को खत्म करने वाला, बिहार में 2006 से यह कानून खत्म है। तो बिहार की स्थिति, तो जो वहाँ के किसान हैं उनकी स्थिति हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनसे अच्छी नहीं है। तो इसीलिए पंजाब और हरियाणा का किसान खास तौर पर इन इन जो कृषि कानून है इनका विरोध कर रहा है। और पहले से ही सुनिश्चित आमदनी से वंचित बिहार के किसान ने नए कानूनों का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको यह डर है कि उनकी स्थिति भी कहीं बिहार जैसी ना हो जाए और अन्य राज्यों के किसानों जैसी न हो जाए। इसलिए पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो चाहते हैं कि एफसीआई मॉडल रहे और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उनका उत्पादन खरीदने की व्यवस्था भी बची रहे। वरना अगर एक ऐसी व्यवस्था बदली तो उन्हें भी प्राइवेट खरीदारों के सामने मजबूर होना पड़ेगा और अपनी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। किसानों के अलावा दूसरी चिंताएं भी हैं। यदि हम देखें तो राज्य सरकारें मंडी टैक्स में गिरावट की संभावना
को लेकर चिंतित है। गैर बीजेपी शासन जो प्रदेशों में ने भी यह खुलकर कहा है कि इन कानूनों से उन्हें टैक्स का घाटा होगा। जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उन्होंने कहा है कि इससे उन्हें टैक्स का घाटा होगा यदि ये कानून लागू हो गए हैं अब, और वो अपनी टैक्स की भरपाई किस प्रकार से कर पाएंगे। भारत के जो विभिन्न राज्यों में मंडी टैक्स है वो 1 से लेकर 8.5% तक है, जो राज्य सरकारों के खाते में जाता है। तो भारत में जैसे हमने आपको बताया लगभग 6000 से ज़्यादा एपीएमसी मंडियां हैं, और कृषि उत्पाद की अधिकांश खरीद मंडियों के बाहर ही होती है। बिहार, केरल और मणिपुर में एपीएमसी सिस्टम को लागू नहीं किया गया है, वहाँ ये एपीएमसी सिस्टम नहीं है। तो फसल स्टॉक की अनुमति को लेकर भी काफ़ी चिंता है। माना यह गया है कि इससे जो कृषि क्षेत्र है उसमें जरूरी निवेश तो आएगा, पर छोटे किसानों को इससे फायदा नहीं होगा। इसकी संभावना है कि जो छोटे किसान हैं उनको किसी भी तरीके का इसमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े निवेशकों से मोल भाव करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसीलिए इन कृषि कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं।